नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी जीके पाठशाला, जिसमें हम जीके के तहत मेरा ये 5वां लेक्चर है, 5वां वीडियो है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसके पहले के वीडियो में हम भारत के भूगोल के संबंधित भारत की सामान्य जानकारी, भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ एवं उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आदि को पहले समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये बहुत प्राचीन है और इनका बहाव क्षेत्र पहले की अपेक्षा काफ़ी धीमा हो गया है, मतलब इनकी जो बहाव क्षेत्र धीमा हो गया और ये कटान के बजाय चौड़ाई क्षेत्र में ज़्यादा फैलने लगी। भारत से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है, हिमालय का पर्वत अभी नवीन पर्वत है, बलित पर्वत है, वहाँ से निकलने वाली नदियों की धाराएं खड़ी और वेगवती होती हैं, जो कि बहुत लंबी कटान करती हैं, बहुत गहरी कटान करती हैं, बहुत तेज़ वेग। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ प्रायः दो भागों में बांटी जा रही हैं, कि इसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और इधर पूर्व में बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। यहाँ पर जानना यह है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं वो काफ़ी फैलाव और चौड़ाई में बहती हैं और ये जाके बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। इनकी गति बहुत धीमी होती है और ये चौड़ाई में फैलने के कारण अपने साथ मलबा और गाद बहा करके ले जाती हैं और एक बहुत बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो चाहे गंगा नदी का सुंदरबन डेल्टा हो या उड़ीसा महानदी के बड़े बड़े डेल्टा हों। जबकि पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियां जो होती हैं ये सीधी ऊपर से पठारी भाग से नीचे जाकर अरब सागर में गिरती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का मतलब होता है इनका फैलाव कम होता है और सीधे जो है पठारी भाग से जाके सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं। तो एस्चुरी और डेल्टा में अंतर है कि डेल्टा में नदियाँ जो जिनका प्रभाव धीमा और चौड़ाई में होता है तो डेल्टा बनाती हैं, और जो थोड़ा सा तेज़ धारा में बहती हैं और सीधे समुद्र में गिरती हैं तो वो एस्चुरी बनाती हैं। तो पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली नदियाँ प्रायः सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, चाहे वो खंभात खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक की सब नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, चाहे वो गंगा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो या फिर माही, गोदावरी, कृष्णा नदियाँ, ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर भारत की नदियों के संबंध में जानना यह है कि भारत में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, सारावती, गंगावली, पेरियार और भरतपुजा है, जो इधर पश्चिम की तरफ ढाल के अनुरूप बहती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई और ताम्रपणी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। इन नदियों के अलावा भी बहुत सारी नदियाँ भारत में हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ ही केवल दी गई हैं, जिनका बहाव क्षेत्र या कहिए कि परीक्षा में इनके स्तर पर इन नदियों के बारे में या इनसे संबंधित सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है। हिमालय की नदियाँ के संबंध में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। यहाँ पर एक भारत का मैप दिया गया। भारत के मैप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक स्थान, यहाँ लाइन इस तरह से खींची गई है। ये भारत की नदियों के जल विभाजक को शो करती। जल विभाजक का मतलब यह है कि यहाँ से इस तरफ की नदियाँ जो हैं, ये गंगा नदी है, गंगा यमुना नदी तंत्र पूरा यहाँ से ये आकर के इधर गिरता है बंगाल की खाड़ी में, और इधर से यहाँ से माही नदी, गोदावरी, कृष्णा और ये किन्नर वगैरह ये सब नदियाँ इधर आकर के आती है, तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती। ये दो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जिनका उद्गम क्षेत्र अमरकंटक की पहाड़ी से है। ये इधर खंभात की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। इधर राजस्थान की लूनी और साबरमती आदि नदियाँ भी खंभात की खाड़ी में या इधर अरब सागर में गिरती हैं। इधर से भी कुछ कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के पास से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, ये भी जो है अरब सागर में गिरती है। तो ये जो लाइन है ये जल विभाजक का काम करती है। पूर्व में गिरने वाली नदियाँ, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं गंगा नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी। तो गंगा नदी, ऊपर गंगा नदी तंत्र में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, और हुगली नदी भी उसी की सहायक नदी है, और दामोदर नदी भी पूर्व उधर उत्तर भारत की नदियों के इसकी सहायक नदियों के रूप में पहले पीछे के वीडियो में पढ़ा जा चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, माही नदी। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है। वैतरणी नदी केवझर पठार, उड़ीसा। ब्राह्मणी झारखंड और उड़ीसा। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बहती। इस तरह से ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और आगे इधर अरब सागर में गिरने वाली नदियों में राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी, साबरमती नदी एवं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और गुजरात में माही नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हैं और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अमरकंटक पहाड़ी है उसके पास से निकलती हैं और ये पश्चिम की ओर, खास बात यह है कि ये पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं और भ्रंश घाटी से होकर के, और इसमें नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी और ताप्ती नदी अरब सागर में जाके यहाँ पर ये जैसा कि फिगर में गिरती है। मांडवी नदी कर्नाटक गोवा में, जुआरी गोवा में और सारवती नदी कर्नाटक में। गंगा वैली, पेरियार, भरतपुजा नदी केरल तमिलनाडु में बहती हैं। तो इस तरह से ये जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का यहाँ पर है। अब हम एक एक नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करते रहेंगे। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से होता है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी यहाँ से निकलती है और ये राजस्थान तक भी जाती है। इसकी जो यहाँ से लूनी नदी इसी पहाड़ी से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र राजस्थान और गुजरात में है और ये गुजरात में ही आके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती। ये समुद्र तक या कहिए कि अरब सागर तक ये नहीं पहुंचती क्योंकि यहाँ कच्छ में ही विलुप्त हो जाती। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है। अगली नदी है साबरमती नदी। इसका उद्गम भी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से ही होता है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में यह साबरमती नदी है जो कि यहाँ पर एक रफली फिगर बनाया गया है और इसका बहाव क्षेत्र भी राजस्थान और गुजरात में है और ये आके गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये खंबात की खाड़ी है, यहाँ यह हिस्सा गुजरात है और ये इधर महाराष्ट्र है। ये बीच वाला हिस्सा जो ये है ये खंबात की खाड़ी, तो ये यहाँ पर साबरमती खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती के तट पर ही अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। हमारा अहमदाबाद और साबरमती, यही साबरमती है जहाँ महात्मा गांधी जी का आश्रम था। महात्मा गांधी जी ने यहीं से असहयोग आंदोलन शुरू किया था साबरमती क्षेत्र से। अब आगे आते हैं माही नदी। माही नदी की लंबाई लगभग 580 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का धार जिला है। ये माही नदी है, यहाँ पर ये धार जिला और इसका जो है गंतव्य कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। और ख़ास बात इसके बारे में यह है कि श्रेणी अमरेरू पहाड़ी के पास मेहर झील से निकलती। अमरेरू पहाड़ी भी जो है ये यहाँ की इसके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के ऊपर है। ये अरावली की ही का एक पार्ट पड़ती है, वहाँ से निकलती। बहाव क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके किनारे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बड़ोदरा शहर बसे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि ये नदी, माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती। कर्क रेखा को ये नदी यहाँ से निकलती है तो पहले कर्क रेखा को दक्षिण से उत्तर की तरफ, यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि कर्क रेखा लगभग इस डायरेक्शन में यहाँ ऐसे जाती है। तो ये माही नदी उद्गम के बाद ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहाव करती, कर्क रेखा को काटती, फिर आगे जाल के मुड़ के फिर वापस आती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ फिर कर्क रेखा को क्रॉस करके ये आगे चल के खंबात की खाड़ी में गिरती है। खास पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसी तरह से विश्व स्तर पर देखा जाए तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है कांगो। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। ये भी जो है कांगो या जायरे नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती। विषुवत रेखा यानी जो भारत की ग्लोब पर जो एक मध्याह्न रेखा है, तो वो विषुवत रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। इस बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और सेम टू सेम भारत में कर्क रेखा को काटने वाली नदी माही नदी है 2 बार। कर्क रेखा को नदी 2 बार काटती है। माही नदी पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों से एक है और ये कृषि और सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नर्मदा नदी, उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी और ये पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ है क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसमें इस तरफ को ढाल मिलती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों में होकर बहती है और फिर आगे चलकर ये खंबात की खाड़ी, यहाँ पर एक खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसका 87% हिस्सा जल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में बहाव क्षेत्र है। बहुत थोड़ा सा महाराष्ट्र में 1.5% और 11.5% हिस्सा ये गुजरात में बहती है। इसके सहायक नदियों में सैर, तवा, बंजार, हेरन, बरना है। बाईं तरफ से सैर और तवा, बंजार नदियाँ इसमें निकलती हैं। ये यहाँ पर है तवा नदी, यहाँ पर ये दिखा रही है, यहाँ पर बांदवानी ये, और इसमें स्पष्ट नाम नहीं आ रहा है लेकिन इस तरह से इनकी जो है सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहर में जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर और भरूच। तो भरूच यहाँ गुजरात में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है जो इनके
किनारे स्थित है। जबलपुर के पास ही भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट में ही नर्मदा नदी पर बहुत फेमस धुआंधार प्रपात स्थित है, जो कि एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है, क्योंकि ये नदी मध्य प्रदेश को काफ़ी सिंचाई वगैरह के लिए, इसी के ऊपर एक सबसे फेमस बांध बना है सरदार सरोवर परियोजना पर, और सरदार सरोवर परियोजना के रूप में यहाँ पर एक बहुत फेमस बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो काफ़ी चर्चित रहा है। ये नदी भरत घाटी से होकर बहती है और ज्वारनद मुखी नदी, ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि जितनी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो जनरली ज्वारनद मुखी ही बनाती हैं। बिंद और सतपुड़ा के मध्य बहती है। नर्मदा नदी के बारे में खास बात यह है कि ये दो पहाड़ियाँ हैं। एक पहाड़ी ऊपर है विंध्याचल पहाड़ी, और नीचे एक पहाड़ी है सतपुड़ा पहाड़ी, और इनके बीच में नदी बहती, इसका नाम है नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे बहती है, उसका नाम है ताप्ती। तो इनको अगर क्रम से याद रखना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, VNST। वी माने विंध्याचल, एन नर्मदा नदी, यस सतपुड़ा, टी ताप्ती नदी। इस क्रम में ये जो है नदियाँ और पहाड़ियाँ हैं। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि विंध्याचल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहती है। अगर इसी को उलट करके इस तरह से पूछ दिया जाता है कि सतपुड़ा पहाड़ी किन दो नदियों के बीच है, तो सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है, क्योंकि ऊपर के क्रम से VNST अगर इस ध्यान देंगे तो इसमें जो है ये सतपुड़ा पहाड़ी, ये विंध्याचल पहाड़ी, ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है। तो इस क्रम में ध्यान रखना बहुत जरूरी, इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। नर्मदा और सोन नदियाँ एक ही स्थान से निकलती हैं, ये अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बह करके गंगा की सहायक नदी के रूप में आगे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और विपरीत दिशाओं में ये दोनों नदियाँ विपरीत दिशाओं में बहती हैं, और ये पश्चिमी दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है नर्मदा। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी के पैरेलल ही सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे से निकलती है। ये बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, और लंबाई लगभग 7 से 24 किलोमीटर, और यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके सहायक नदियों में बाईं तरफ से पांजरा, गिरड़ा, और दाईं तरफ से पूर्णा और तितूर 2 नदियां हैं। महत्वपूर्ण शहरों में सूरत, बड़ौदा, जलगांव इनके किनारे बसे हैं। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये भी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, और नर्मदा के समान ही ये भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है, और ये अरब सागर में गिरती है। अगली नदी है मांडवी नदी। मांडवी नदी और जुआरी नदी, वैसे तो यहाँ अलग दिखाया गया, लेकिन मांडवी नदी जुआरी नदी की ही सहायक है। मांडवी नदी और ये दोनों अरब सागर में गिरने के पहले एक हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिया है उद्गम। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट ढलानों से केवल 81 किलोमीटर लंबी नदी है, जो महादाई नदी भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट के ढलान, यानी यहाँ पर जो है किनारे सब पूरा पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की ढाल किधर है? अरब सागर में। तो इन्हीं ढलानों से निकलती है मांडवी नदी, और ये गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक 3 राज्यों में होकर के बहती है, और आगे चल के जुआरी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर फिगर इस तरह कुछ स्पष्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि ये जुआरी नदी जो है, जुआरी नदी कुछ इस तरह से बहती है, इस तरह से ऐसे आकर बहती है, और ये मांडवी नदी इसी में मिल जाती है, फिर आगे दोनों अरब सागर में एक होकर गिरती हैं। तो मांडवी नदी जुआरी की ही सहायक नदी है, यहाँ थोड़ा अलग दिख गया है। फिर ये गोवा की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि गोवा राज्य जो है मांडवी नदी से भरपूर पानी इसको प्राप्त होता है। फिर अगला आता है जुआरी नदी। उद्गम इसका पश्चिमी घाट की हेमत बासरम एक स्थान है, जहाँ पर वहाँ से निकलती है। जुआरी नदी का पुराना नाम अगनाशिनी नदी भी है। केवल 34 किलोमीटर लंबी नदी मांडवी से मिलकर अरब सागर में गिर जाती। खास बात यहाँ पर यह देखना है कि सहायक नदी जुआरी की सहायक नदी मांडवी है, जो कि जुआरी नदी से काफ़ी बड़ी 81 किलोमीटर लंबी है, और जुआरी नदी छोटी ही नदी है। सहायक नदियों में मांडवी, कुशावती नदी, गुलेली आदि इनकी उगम नदी हैं। फिर अगली नदी आती है पेरियार नदी। इसका उद्गम शिवगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट केरल से होता है। ये है यहाँ पर दिखाया गया, ये पेरियार नदी,
यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और कोंडगर झील में ये जाके गिरती है। लंबाई लगभग 244 किलोमीटर, केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में होकर बहती है। ये इडुक्की जिले की दक्षिणी पूर्वी सीमा से शुरू होती है और पेरियार टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। पेरियार टाइगर रिजर्व इसके पास स्थित है। इस नदी पर इडुक्की बांध केरल की बिजली का एक प्रमुख स्रोत है। इडुक्की बांध परियोजना बनी से बिजली बनती है, वो केरल के लिए काफ़ी लाभदायक है। पेरियार नदी के किनारे थत्तेकड़ पक्षी अभयारण्य, थेकड्डी झील एवं मलयातूर चर्च भी स्थित है। यहाँ पर ये पक्षी अभयारण्य परीक्षा में 1-2 बार पूछा गया। थत्तेकड़ पक्षी अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो ये पेरियार नदी के किनारे हैं। सहायक नदियों में मुल्ला पेरियार, मठिरी पूजा और परिंजन कुटी नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर कोच्चि इसके किनारे स्थित है। तो पेरल जो है केरल की महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ थी। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गंगा की नदी, गंगा नदी, दामोदर और ये महानदी आदि ये सब नदियाँ गिरती हैं। तो गंगा नदी के संबंध में पहले चर्चा की जा चुकी पहले के वीडियो में। अब हम यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी से इधर की नदियों को हम यहाँ पर देखेंगे। उद्गम रांची जिले के नागरी गांव के पास से होता है। रांची जिले झारखंड में से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। उड़ीसा के कीर्तनिया बंदरगाह के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये यहाँ पर इस तरह से है, ये उड़ीसा क्षेत्र में है। यहाँ पर झारखंड रांची से ये नदी यहाँ से इस तरह से निकलती है, यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका एक बहाव क्षेत्र का मैप यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि कहाँ से निकलती। लंबाई 474 किलोमीटर, बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 3 राज्यों में बहती। इस पर चांडिल बांध स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल बांध जो है एक बांध बना, इस पर स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई। हुंडरू जलप्रपात रांची इसी नदी पर स्थित है। रांची के पास हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया, काफ़ी फेमस जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और सहायक नदियों में कांची, करकरी और खरकई हैं। महत्वपूर्ण शहर स्वर्णरेखा नदी के किनारे रांची और जमशेदपुर स्थित है। आगे आती है वैतरणी नदी। ये वैतरणी नदी यहाँ मैप में देख रहे हैं कि ये वैतरणी नदी है। यहाँ पर ये ब्राह्मणी नदी है, फिर आगे महानदी है। ये इधर उड़ीसा का क्षेत्र है, फिर आंध्र प्रदेश का भी नहीं, ये उड़ीसा का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर वैतरणी नदी बहती। उद्गम इसका केओंझर जिले की गोनासिका पहाड़ियों से, गुप्त गंगा पहाड़ियों से होता है। केओंझर जिला उड़ीसा में है, जहाँ पर कोयला की खदानें वगैरह होती हैं। तो यहाँ से वैतरणी नदी निकलती है, 360 किलोमीटर लंबी है। झारखंड में इसका बहुत कम हिस्सा रहता है, केवल 6%, और बाकी मैक्सिमम 94% उड़ीसा में ही बहती है। सहायक नदियाँ की बहुत सारी 65 सहायक नदियाँ बहाई जाती है, जिनमें से 35 बाईं ओर से और 30 दाईं ओर से इसमें मिलती हैं। वो छोटी छोटी नदियाँ हैं। प्रमुख सहायक में देव, सांदरी, कंजरी, मसूल, अरेडी, सिरी, कोकरकता, गहीर, सेमर आदि नदियाँ हैं। उड़ीसा व झारखंड के बीच सीमा बनाती है। उड़ीसा में धामरा नदी में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा और झारखंड के बीच ये सीमा बनाती है। यहाँ पर ये उड़ीसा और झारखंड की सीमा बनाती है और ये आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बहुत घुमावदार प्रवाह के रूप में बहती, पहले इधर से ऐसे इस तरह से आकर टेढ़ी बेढ़ी, और बहुत सारी इनकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ पूरा ये जाल बनाई हुई हैं। तो ये है उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी वैतरणी। अब आती है ब्राह्मणी नदी। ये भी जो सुंदरगढ़ जिले राउरकेला के पास वेद व्यास में निकलती, कोयल व संघ नदियों की संयुक्त जलधारा से बनती। ब्राह्मणी नदी जो है 2 मुख्य जलधाराओं से, कोयल और शंख नदी की जलधारा से बनती है और लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में उड़ीसा की दूसरी प्रमुख नदी है। पहली कौन सी? वैतरणी, और दूसरी कौन सी? ब्राह्मणी। सहायक नदियों में बाईं तरफ से कोयल नदी, से कारो भी कहा जाता है, और दाईं ओर से शंख नदी, यानी यही दोनों नदियों की संयुक्त धारा से बहती है। ये इसकी शंख नदी है और इधर से ये वाली इधर आती ये कोयल नदी। यही दोनों नदियों की संयुक्त धारा से ये ब्राह्मणी नदी ही बनती। यही 2 सहायक नदियाँ हैं। महत्वपूर्ण शहर में राउरकेला से किनारे तालचेर और ढेंगनाल भी। ये नदी गजत पहाड़ियों से होकर बहती है और प्रसिद्ध गंगपुर बेसिन का निर्माण करती है। उड़ीसा के पास ये डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी है महानदी। महानदी भी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा 4-5 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र, लेकिन मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही बहती। इसकी मेन जो नदी मुख्य धारा है, बाकी इनकी सहायक नदियाँ इन 5 राज्यों में
फैली हुई है। महानदी पर 253 बांध, 14 बैराज, 13 एनीकट व 6 बिजली संयंत्र बने हुए हैं। यानी महानदी जो है नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में काफ़ी फेमस नदी है। इस पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में 4800 मीटर लंबा, मिनीमाता हंसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ में आदि इस पर बांध बने। हीराकुंड बांध के बारे में परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी सहायक नदियों में बाईं तरफ से शिवनाथ, हंसदेव और मांड, और दाईं तरफ से तेल, जोंक और ओंग। तो यहाँ पर ये बाईं तरफ से यहाँ पर नदियाँ दिख रही हैं कि नदी इधर से आ रही, तो इधर से अगर आप चलेंगे तो बाईं तरफ से इधर होगा। तो यहाँ से ये नदी शिव नदी है, ये महानदी है जो ब्लू कलर की, ग्रीन में ये शिव नदी है, शिवनाथ नदी है। शिवनाथ इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हंसदेव है, मांड है और भी ईव केलो कई नदियाँ हैं। और दाईं तरफ से 2 नदियाँ में फेमस है, जोंक और तेल, ये 2 नदियाँ हैं। तो इस तरह से जो है महानदी का ये विस्तार है। और ये आगे चल के इसके किनारे कटक और संबलपुर 2 शहर बसते हैं और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम अगली नदी के रूप में बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। ये नासिक महाराष्ट्र में, इसके पास से निकलती है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर है, वहाँ के पास से निकलती है, 1465 किलोमीटर लंबी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। वैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और दक्षिण भारत की नदी सबसे बड़ी गोदावरी नदी। जिस तरह से गंगा नदी उत्तर भारत के लिए काफ़ी फेमस और पवित्र नदी है, उसी तरह से गोदावरी भी दक्षिण की गंगा कहलाती है और ये भी एक पवित्र नदी है। गोदावरी के किनारे ही नासिक में भी महाकुंभ का मेला जो कि 12 सालों पर लगता है, और भारत में प्रयाग में गंगा के किनारे भी महाकुंभ का मेला लगता है। तो इस तरह से जो है भारत में होने वाले 4 महाकुंभों में से एक महाकुंभ गोदावरी के किनारे नासिक में लगता है। तो यहाँ पर ये नदी 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में। इसका बहाव क्षेत्र इस तरह से यहाँ पर थोड़ा अलग से दिखाया गया। इसे अगर मैप में देखेंगे तो नासिक से फिर इस तरह से ऐसे लगभग सीधी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन रियल में इस तरह से टेढ़ी बेढ़ी है। उनमें बहुत सारी सहायक नदियाँ इनकी गिरती हैं। सहायक नदियों में पूर्णा नदी, पैन गंगा, वर्धा, वैन गंगा, इंद्रावती, सावरी, बहुत सारी इनकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। और दाईं तरफ से मंजीरा नदी और मंजीरा नदी इसकी खास यहाँ की दाईं तरफ से नदी है। गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र 995 किलोमीटर लंबा है, 583 किलोमीटर चौड़ा है। इस पर 3 बांध इस पर बहुत फेमस बांध है। पोलवार बांध आंध्र प्रदेश में, पोचमपाद बांध तेलंगाना में, और इंदिरा सागर पोलवरम परियोजना इस पर स्थित है। गोदावरी का प्रवाह क्षेत्र ना और सहायक नदियों में बाईं तरफ से पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, बिंदुसारा। पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, सावरी, ये सब इनकी नदियां हैं। और दाईं तरफ से मंजीरा सबसे लंबी सहायक नदी, ये मंजीरा है सबसे लंबी सहायक नदी जो इसकी दाईं तरफ से मिलती है। इसके किनारे नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री, धौलेश्वरम आदि शहर बसे हुए हैं। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 12 साल पर इस पर नदी पर महाकुंभ का मेला लगता है। तो यहाँ पर जानना यह है कि दक्षिण गंगा के नाम से जानने वाली नदी गोदावरी, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे चलते हैं। अगली नदी के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो है कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम भी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। बहाव क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। सहायक नदियों में बाईं तरफ से एरला, भीम, मूसी और मुनेरू नदियाँ हैं। बाईं तरफ से यहाँ पर दिया गया एरला, भीमा, मूसी आदि इनकी जो है नदियाँ हैं। और दाईं तरफ से कोयना, वरना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा आदि नदियाँ इनकी दाईं तरफ से। तुंग और भद्रा 2 नदियाँ हैं। तुंग और भद्रा इन दोनों को मिल करके सहायक, दोनों नदियों से मिल करके नई नदी के तुंगभद्रा के नाम से बनती, जो इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कोयना नदी महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है और मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो बाईं तरफ से मिलती है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भीमा नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। भीमा नदी
भीमा नदी ये है, ये सबसे लंबी इसकी सहायक नदी है जो बाईं तरफ से मिलती है। इस पर नागार्जुन सागर बांध 150 किलोमीटर ऊंचा तेलंगाना में, अपर कृष्णा परियोजना कर्नाटक में, और अलमट्टी बांध और नारायणपुर बांध भी कर्नाटक में स्थित बहुत प्रमुख बांध है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। फिर आगे से क्रम में आते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जिसे उत्तरा पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में नंदीदुर्ग की पर्वतमाला की चिन्नाकसरवा पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। यह पेन्नार नदी है इस तरह से, और ये इसका ऐसे घुमावदार जाती है। इसकी एक सहायक नदी है जो कृष्णा के नदी के पास से ही निकलती है। लंबाई 597 किलोमीटर, बहाव क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। सहायक नदियों में जयमांगली, चित्रावती, कुडेरू, पावगनी, सगलेरू और बुगरेरू है। तो पेन्नार नदी खास करके ये कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदी है। और अंत में हम आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिर पहाड़ियाँ कर्नाटक से होता है। कावेरी नदी यह है, यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है, और इसका जो है ब्रह्मगिरी नदियाँ यहाँ से होती, कई शाखाओं में यहाँ से निकलती है। 805 किलोमीटर लंबी है ब्रह्मगिरी हिल, ये यहाँ से निकलती है। तो मेन नदी ये है, और ये इसकी तीनों सहायक नदियाँ हैं, और इधर से 3 सहायक नदियाँ इधर हैं। तो अमरावती और भवानी और काबिनी ये दाहिनी तरफ से 3 सहायक नदियाँ हैं, और हेमावती, शिमसा और अर्कावती ये बाईं तरफ से, और ये ब्रह्मगिरी हिल है, यहाँ से ये निकलती है कौन सी कावेरी नदी। लगभग 805 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी पर होगेनक्कल जलप्रपात, भरचुक्की जलप्रपात तथा बालमुरी जलप्रपात स्थित हैं। और ये इस नदी पर रंगनथिट्टू पक्षी विहार काफ़ी फेमस है, इसको पूछा गया रंगनथिट्टू पक्षी विहार किस नदी पर स्थित है, तो ये कावेरी नदी पर है। और इसी पर एक बहुत फेमस बांध है जिसका नाम है मैटूर बांध। मैटूर बांध भी इसी कावेरी नदी पर स्थित है। इस पर लगभग 96 बांध छोटे बड़े बने हुए हैं, लेकिन इसमें से मैटूर बांध काफ़ी फेमस है। इसके किनारे मैसूर, तिरुचिरापल्ली आदि शहर स्थित हैं, और दक्षिण भारत की प्राचीन और महत्वपूर्ण नदी है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगा कि गोदावरी को भी कहा जाता है। ध्यान ये रखना है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी प्रायद्वीप की भारत की महत्वपूर्ण नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और कावेरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ये थोड़ा अंतर है, एनसीईआरटी में इसी तरह से इसको परिभाषित किया गया। तो दक्षिणी गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो गोदावरी। फिर अगली नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सहायक है, और तुंगभद्रा 2 नदियों से मिलकर के बनी है। उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है कर्नाटक में, और लंबाई 531 किलोमीटर, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहाव क्षेत्र है। ये तुंग और भद्रा 2 नदियों से मिलकर बनी है। यहाँ पर है ये तुंगभद्रा, यहाँ पर ये तुंग नदी है, और ये इधर भद्रा नदी है। दोनों मिलकर के जुड़ जाती हैं, तुंगभद्रा बनती है, और ये आगे जाती हैं। इसकी भी एक सहायक है वेदावती, जिससे मिलती है, फिर ये आगे कृष्णा में जाके मिल जाती हैं। संगमलेश्वर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ में वारदा और वेदवती, यही जो ये वेदवती है, और ये वारदा, यहीं पे कहीं वारदा नदी है। और हाउसपेट, हम्पी, कर्नूल इसके किनारे स्थित हैं। कृष्णा नदी की सहायक है जिसका उपयोग कृषि और सिंचाई के लिए होता है। तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी के रूप में है। तो ये रही आज की हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियों की प्रमुख नदियों पर संबंधित चर्चा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और ज्ञानवर्धक हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।